गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। मतलब सुपर इम्पॉर्टेंट। हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में एमबीए हो, पीबीए हो, ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेड हो, कहीं पर भी हो, अगर मैथ्स आ रहा है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो ये टॉपिक होगा ही होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत लॉजिकल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है। मतलब आपको 4-5 क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे इसमें फाउंडेशन में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत स्लो चलाऊंगा ये चैप्टर क्योंकि ये नॉन मैथ्स वालों को थोड़ा सा लेट समझ आता है, तो इसलिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मैं स्लो पढ़ाऊंगा। सिमिलरली जो हमारा अगला चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज़, वो भी हम थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं परम्यूटेशन से। और परम्यूटेशन से भी पहले जो इस चैप्टर में हमने इंपॉर्टेंट पढ़ना है बेटा, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बड़ी छोटी सी चीज़ है, आपने पढ़ी हुई है, बस आपको पता नहीं था कि अच्छा इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। जैसा आप एक चीज़ समझो, छोटे होते हुए जब किसी से टेबल सुनो ना, तो से फॉर 13 का टेबल, तो जिनको याद है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39। जिनको नहीं याद वो प्लस कर रहे हैं। सर 13 में 13 ऐड कर दो 26, फिर 13 ऐड कर दो, एंड बोथ आर करेक्ट वेज। लेकिन यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है बेटा, कि काउंटिंग करने के दो तरीके हैं। एक है मल्टीप्लिकेशन और एक है एडिशन। एक है मल्टीप्लिकेशन और एक है एडिशन, जो मैंने बताया अभी, 13 इंटू 1, 13 इंटू 2, 13 इंटू 3 कर रहे हैं। या फिर और सिंपल एग्जांपल समझो, अगर मुझे 2 को 5 बार ऐड करना हो तो दो तरीके हैं। या तो सर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करो, या फिर सर सीधा क्या कर दो 2 इंटू 5। दोनों से आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अलग है मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का, और यही यहाँ पे समझना है क्योंकि आगे जाके जो मैंने देखा है बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, परम्यूटेशन अलग से समझ आ जाता है, कॉम्बिनेशन अलग से समझ आ जाता है, जब कंबाइंड क्वेश्चन आता है तब फंस जाते हैं, सर परम्यूटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है। या सबसे ज़्यादा कहाँ फंसते हैं कि सर आप कहीं पर मल्टीप्लाई लगाते हो, कहीं पर प्लस लगाते हो। वो चीज़ बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में अभी क्लियर कर लो कि कहाँ मल्टीप्लाई लगना है और कहाँ पर प्लस लगना है। और एक लाइव एग्जांपल से, बिल्कुल डे टू डे एग्जांपल से, जो आप करते हो, आपको पता नहीं चलता कि हाँ ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आपने ये पता नहीं चलता आपने ये एडिशन कर दिया। सुनना बेटा, आप लोग शॉपिंग करने गए, घर से डिसाइड करके गए थे कि दो तो भाई जीन्स लेनी है, एक ब्लैक लेनी है और एक ब्लू लेनी है, साथ में 3 शर्ट लेनी है, और ऐसे लेनी है कि ब्लू वाली जो जीन्स के साथ तीनों में से कोई सी भी शर्ट पहनी जाए, ऐसे कलर की लेनी है, और दूसरी जीन्स जो है ब्लैक वाली, उसके साथ भी तीनों में से कोई सी शर्ट पहनी जा सकती है। अब आप ये सोचो कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। जीन्स 1, फर्स्ट जीन्स, उसके साथ 3 शर्ट, जीन्स 2, उसके साथ 3 शर्ट। मतलब यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है जीन्स के, वो कितने हैं? 2। और शर्ट के कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 3। मल्टीप्लाई क्यों लगाया बेटा? 2-3 तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। एक तो मैथमेटिकल मतलब है, वो उस पर 2 मिनट बाद समझते हैं। पहले आप ये देखो, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में समझना। क्या ये ठीक है कि सर जीन्स एंड अ शर्ट, या जीन्स और अ शर्ट? जीन्स एंड अ शर्ट या जीन्स और अ शर्ट, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, दोनों का साथ होना ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं कि अगर ब्लू जीन्स ली है तो उसके साथ जो 3 कलर जाएंगे मेरे को वही लेने हैं। 2-3 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बेटा, डिपेंडेंट है, एंड वर्ड आ रहा है, अ जीन्स लेनी है एंड अ शर्ट लेनी है, तो बीच में किसका साइन? मल्टीप्लाई का। दूसरी बात, क्या वर्ड बोला मैंने? एंड, हिंदी वाला और, इसका साउंड आ रहा है तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता सर या तो जीन्स ले लो या शर्ट ले लो, भाई पूरा कॉम्बिनेशन बनाना है ना, दोनों पहनोगे। सो जब भी एक इवेंट दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहा है उसमें मल्टीप्लाई का साइन, एंड का साउंड आ रहा है, और का साउंड आ रहा है, उसमें मल्टीप्लाई का साइन।
तो यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बने बेटा? 6। अब आपने ये जीन्स और शर्ट ले ली, आपने बोला मेरे तो 6 पेयर तैयार हो गए, 2 जीन्स के साथ 3 शर्ट, 2 × 3 6 पेयर रेडी हो गए। अब चलो कहाँ चलना है घूमने? एडिशन पे आए, फिर आपको याद आया यार मेरे पास पैरों में पहनने के लिए भी कुछ नहीं है, तो फुटवेयर ले लेते हैं। एक काम करते हैं, या तो मैं सोच रहा हूँ ये 2 शूज़ पसंद आ रहे हैं, या तो ये ले सकते हैं इनमें से, या फिर हम नॉर्मल फ्लोटर्स ले लेते हैं, आजकल बड़े चल रहे हैं, गर्मी भी हो रही है, सिंपल फ्लोटर्स पहनेंगे। अब यहां पर भी आप काउंटिंग कर रहे हो, 2 पेयर शूज के दिमाग में, या फिर आप क्या लोगे? 3 फ्लोटर लोगे। ऐसा तो बेटा नहीं करोगे ना कि एक पैर में फ्लोटर पहनोगे, एक में शूज पहनोगे। तो मतलब शूज लेना, फ्लोटर लेना डिपेंडेंट नहीं है। और बोलने में भी अजीब लगेगा, सर एक शूज एक फ्लोटर, नहीं, या तो शूज या फ्लोटर। तो क्या साउंड आया बेटा? ईदर और का। हिंदी वाले या का साउंड आया अगर, तो 100% वहां पर प्लस का साइन आएगा। मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन शूज के हैं, 3 ऑप्शन फ्लोटर के हैं, तो टोटल कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास? 5 ऑप्शंस। एक तरीका और है समझने का कि जहां पर आपको लगे कि इवेंट खत्म हो गया है, इसके अलावा कुछ और बनता है, या तो ये हो या ये हो, तो बीच में प्लस का साइन। पहले वाले केस में जब आपने जीन्स खरीदी तब आपके दिमाग में था कि इसके साथ की ही शर्ट लेनी है जो इसके साथ चल जाए, डिपेंडेंट है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ जीन्स लेने के बाद काम नहीं ख़त्म होगा। एडिशन वाले में शूज़ ले लिए, ठीक है, यही सोचा था, या तो शूज़ लेके आऊँगा या फ्लोटर्स लेकर आऊँगा। तो जहाँ पर भी बेटा ईदर और का साउंड आता है, या हिंदी वाला या आता है, वहाँ पर प्लस आता है, और जहाँ पर एंड होता है, हिंदी वाला और होता है, वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आता है। ये बेसिक बात मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगा कि हर क्वेश्चन में आपको ये रियलाइज़ कराऊँ, देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ प्लस क्यों लगा रहा हूँ। तो इनिशियली के कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको पॉइंट आउट करता रहूँगा, देखो इसलिए यहाँ पर प्लस लग रहा है और इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई लग रहा है। सो अगर नया ऑप्शन ओपन होता है कि इसके अलावा कुछ और करना है, तो प्लस ईदर और या फिर ये करना है उसके साथ ये करना है, और है, हिंदी वाला और है, इंग्लिश वाला एंड है अगर, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन। समझ आ रही बेटा बात? सो दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 2 तरीके, या तो मल्टीप्लाई करवा लो या फिर ऐड करा लो। अब सुनो बेटा ध्यान से, ये टॉपिक ही स्टार्ट करने से पहले 1-2 एग्जांपल और देखो। मान लो बेटा एक वर्ड दिया हुआ है ROSE, रोज। कितने लेटर वर्ड है ये? 4 लेटर वर्ड। हमें 4 लेटर वर्ड ही बनाने हैं, हमें 4 लेटर वर्ड बनाने हैं। कितने बन सकते हैं ये बताना है, जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब क्या बेटा? कि अगर फर्स्ट प्लेस पे कोई लेटर से फॉर ओ आ गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी प्लेस पर और ओ नहीं आ सकता। दिस इज कॉल्ड रिपीटिशन नॉट अलाउड। 4 लेटर वर्ड बनाना है विद मीनिंग, विदाउट मीनिंग, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हम, विद मीनिंग या विदाउट मीनिंग, और हमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सो पहले प्लेस पर मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे बेटा? जब मैं फर्स्ट प्लेस फिक्स करने जाऊंगा, आई हैव 4 ऑप्शंस, या तो आर चूज करूंगा, या ओ, या एस, या फिर जब एक चूज कर लिया बेटा, से फॉर मैंने यहाँ पर एस चूज कर लिया। अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं थी तो एस मेरे टोटल में से चला गया। कितने बच गए लेटर्स? 3। फिर कितने बच गए? 2। और फिर कितने बच गए? अब इसके बीच में सर किसका साइन? मल्टीप्लाई का या प्लस? जाते हैं ऊपर और समझते हैं। बेटा प्लस कब लगता था? पहले पे 4 ऑप्शन या फिर दूसरे पे? ना ना ना, या फिर क्यों? दूसरे पे होंगे ही 3, तीसरे पर होंगे ही 2 ऑप्शन, चौथे पर होगा ही 1 ऑप्शन। सो एंड है बेटा जी, 4 ऑप्शंस ऑन द फर्स्ट प्लेस एंड 3 ऑप्शन ऑन द सेकंड प्लेस एंड 2 ऑप्शंस ऑन द फर्स्ट प्लेस, सॉरी थर्ड प्लेस, एंड द लास्ट जो भी एक बच जाएगा दैट विल बी 1 ऑप्शन ऑन द लास्ट प्लेस। सो 4 × 3 × 2 × 1 टोटल कितने वर्ड बनेंगे बेटा? 24। यही अगर होता कि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, तो फर्क क्या पड़ता? मल्टीप्लाई तो अभी भी आता, लेकिन हर प्लेस पर ऑप्शंस कितने रहते? मतलब आर 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 आर, ये भी एक वर्ड होता,
SO ये भी एक वर्ड होता है। सो अब कितने वर्ड्स बनेंगे बेटा जी? 256। समझ आ रही बात? एक क्वेश्चन और देखो, हमारे पास 5 कलर के फ्लैग्स हैं, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, रेड। हमें एक सिग्नल बनाना है 2 कलर फ्लैग से, 2 डिस्टिंक्ट कलर फ्लैग से। ये डिस्टिंक्ट बोलने का मतलब क्या है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो जब मैं सिग्नल के लिए पहला फ्लैग चूज करने जाऊंगा तब मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे बेटा जी? 5। और उसके बाद कितने ऑप्शंस होंगे नेक्स्ट के लिए? 4, क्योंकि डिस्टिंक्ट कलर से फ्लैग सिग्नल बनाना था। तो इसीलिए टोटल कितने फ्लैग्स बनेंगे 2 कलर के? 20। मल्टीप्लाई क्यों आया? ऐसा तो नहीं है कि 5 ऑप्शन पहले पे या फिर 4 ऑप्शन दूसरे पे, नहीं। 5 ऑप्शंस ऑन द फर्स्ट प्लेस फॉर द फर्स्ट सिग्नल, फॉर द फर्स्ट फ्लैग, एंड 4 ऑप्शंस ऑन द फॉर द सेकेंड फ्लैग। तो जब भी एंड का साउंड आ रहा है बेटा तो मल्टीप्लाई ही आएगा। समझ आ रही बात? सो ये हो गए 20। और क्योंकि डिस्टिंक्ट वर्ड था तो इसका मतलब क्लियर था कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। ओके जी, और सुनना, ये हमने बचपन में किया था प्रोबेबिलिटी पे। 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? उस टाइम पर हमें 10th क्लास में ही बता दिया गया था कि फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ टॉसेस या नंबर ऑफ कॉइन्स। अब यहाँ पर क्योंकि 3 कॉइन्स है तो 2 की पावर 3, बट एक्चुअल में हम वहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे होते थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा रहे होते। तो कैसे बेटा? पहले प्लेस पे कितने ऑप्शंस? 2। कौन कौन से? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एंड अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कॉइन कितनी बार टॉस करना है? 3 बार टॉस करना। प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई तो वहाँ से आता था 2 की पावर 3। यही अगर 4 बार टॉस कर रहे होते तो 2 की पावर 4 बन जाता था। अब मल्टीप्लाई वाले हमने 2-3 केस क्वेश्चन कर लिए बेटा जी, ठीक है? तो 3 बार कॉइन टॉस करा या 3 कॉइन 1 बार टॉस करा, एक ही बात है। हमें टोटल आउटकम निकालने थे, वो कितना आया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से पहले प्लेस पर 2 ऑप्शन हेड या टेल, एंड सेकंड प्लेस पे भी 2 ऑप्शन, एंड थर्ड प्लेस पे भी 2 ऑप्शन। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने ऑप्शन हो गए टोटल? 8। अब समझो, वही जो सिग्नल वाला क्वेश्चन था ना बेटा, उसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ और देखना प्लस और मल्टीप्लाई इस बार दोनों आएंगे, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, रेड। क्वेश्चन आया हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी फॉर्म्ड हैविंग एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट, या डिफरेंट कर लेते हैं, 2 डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स। क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड का चेंज हुआ है, क्या? एट लीस्ट। कम से कम 2 अलग अलग कलर के फ्लैग से अगर सिग्नल बनाने हैं तो कितने सिग्नल बन सकते हैं? अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर केसेस बन रहे हैं। सर आपने कम से कम 2 फ्लैग से बोला है, तो पहले हम 2 फ्लैग वाला केस लेते हैं, जिसमें पहले प्लेस पर 5 ऑप्शन, दूसरे प्लेस पर 4 ऑप्शन, दोनों में बीच में मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि अगला कलर क्या होने वाला है वो पिछले वाले पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। बट आपने वर्ड लिखा था एट लीस्ट, कम से कम 2 फ्लैग से। तो कम से कम 2 फ्लैग का मतलब है कि 3 फ्लैग वाला भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। उस केस में पहले पे 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, तो टोटल कितने ऑप्शन हो गए? 60। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम 4 कलर से बना लें बेटा, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड लिखा है। तो 5 4 3 2 कितने बन गए? 120। और एक लास्ट केस ये भी बनता है कि हम पाँचों के पाँचों यूज़ कर लें, उसमें भी 5 4 3 2 1 कितने हो गए? 120। अब क्योंकि बेटा ये अलग अलग केसेस हैं कि या तो 2 सिग्नल का 2 फ्लैग का सिग्नल बनेगा, या फिर 3 फ्लैग का बनेगा, या फिर 4 फ्लैग का बनेगा, या फिर 5 फ्लैग का बनेगा, क्योंकि बीच में साउंड किसका आ रहा है? ईदर और का। तो सबके बीच में क्या आ गया बेटा जी? प्लस आ गया। इन सबको ऐड करा तो टोटल आंसर कितना आ गया? 320। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको
कि कहाँ प्लस लगाना है और कहाँ मल्टीप्लाई लगाना है। जहाँ पर अभी एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो जब तक कॉम्बिनेशन ख़त्म नहीं हो जाता उनके बीच में प्लस का साइन। जहाँ वो एक ख़त्म हो गया उसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन ओपन हो रहा है कि ये भी हो सकता है, अगर ये ना हुआ तो ये हो सकता है, इसके साथ इसके अलावा ये भी हो सकता है, तो इसके अलावा यह आ रहा है तो इसका मतलब बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो या तो 2 कलर से बनेगा, या 3 कलर से बनेगा, या 4 कलर से बनेगा, या 5 कलर से बनेगा। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 320 सिग्नल्स। समझ आ रही बात? ठीक है जी। अब क्या है बेटा, इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले कि हम परम्यूटेशन पढ़ें, कॉम्बिनेशन पढ़ें, उससे पहले हमें एक नोटेशन समझनी होगी, दैट इज फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन इज n फैक्टोरियल। ये एक्सक्लेमेशन जैसा दिखने वाले मार्क को हम फैक्टोरियल बोलते हैं, या फिर बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब भी n फैक्टोरियल ही होता है, दोनों सेम ही बात होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा जी, n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1 पे ये ख़त्म होगा हमेशा। कैसा भी फैक्टोरियल हो, आप एक एक करके छोटा करोगे और उसको 1 पे एंड करोगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ n फैक्टोरियल। मतलब एग्जांपल के लिए समझो, 5 फैक्टोरियल अगर हमें फाइंड करना है तो वो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कितना हो गया बेटा जी, 120। से फॉर आपको 7 फैक्टोरियल सॉल्व करना है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 120 तो इसी का आ गया था, 120 इंटू 6 720 और 720 इंटू 7 5040। समझ आ रही बात बेटा, फैक्टोरियल नोटेशन। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहली चीज़ ये ध्यान रखना, 1 फैक्टोरियल कितना होगा, 1। 0 फैक्टोरियल भी कितना होता है, 1। 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। क्या ध्यान रखना है कि अगर कहीं a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल करने के लिए आता है तो आप उसको a प्लस बी का होल फैक्टोरियल ये नहीं लिख सकते हो। सिमिलरली कहीं पर a फैक्टोरियल माइनस बी फैक्टोरियल करने के लिए आता है तो आपको अलग अलग फैक्टोरियल निकाल के ही उनकी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कराना है, ना कि पहले ही सब्ट्रैक्ट करा लिया और होल का फैक्टोरियल निकाल लिया, ये नहीं होगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई में भी अगर a फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल आता है बेटा जी, तो उसको ऐसे नहीं करना कि a और b को मल्टीप्लाई करा और 4 आगे फैक्टोरियल लगा दिया, बिल्कुल भी नहीं। सेम अभी सब एग्जाम्पल समझेंगे बेटा जी। a फैक्टोरियल अपॉन b फैक्टोरियल आता है अगर, तो ये नहीं करना कि a और b को डिवाइड कराया और होल पे फैक्टोरियल लगा दिया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या मतलब है समझो बेटा। पहला 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, वैल्यू निकाल के देखते हैं सेम आ रही है या नहीं आ रही है। 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो दिस इज 6, दिस इज 24। क्या आंसर आया। और 7 फैक्टोरियल तो अभी ऊपर हमने निकाला ही था, कितना आया था बेटा जी, 5040। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस चाहे एक का हो, वो प्रॉपर्टी वाइज ही गलत है बेटा कि आप a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल कर लो और उसकी जगह आप उसको a प्लस बी का होल फैक्टोरियल रख दो, बिल्कुल भी नहीं करना, हो ही नहीं सकता। इस फैक्टोरियल को सॉल्व करने का एक तरीका और हो सकता है, वो समझना बेटा ध्यान से। क्या मैं 4 फैक्टोरियल को जब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख रहा हूँ तो वो 3 इंटू 2 इंटू 1 को 3 फैक्टोरियल ही रहने देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। और 3 फैक्टोरियल अब मैं कॉमन ले सकता हूँ, ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचेगा अंदर 1 और इधर क्या बचेगा 4। समझ आ रही बेटा बात। 3 फैक्टोरियल आपने क्या किया, कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच गया 1 प्लस 4। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 3 इंटू 2 इंटू 1 और साथ में 5 इज इक्वल टू, ये कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, फैक्टोरियल भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं करना कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पहले ही कॉमन लेके 3 प्लस 4 7 कर दिया, एब्सोल्युटली रॉन्ग, होगा ही नहीं, ये हमने देख भी लिया। सिमिलरली अगर हम अगला देखें बेटा, 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, अगर ऐसे लगाएं तो 2 फैक्टोरियल आना चाहिए था, बट देखते हैं आ रहा नहीं आ रहा बेटा। 2 इंटू 1 तो हमारा RHS तो 2 हो गया। इसमें देखते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल।
3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 5 इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 6, 20 माइनस 1 इज 19 और 19 इंटू 6 कितना होता है बेटा 1 और ये कितना आ रहा है 2, एब्सोल्युटली नॉटी। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल आया अगर, तो आप उसको 30 फैक्टोरियल लिखो, बिल्कुल भी नहीं, 30 फैक्टोरियल तो बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ ये प्रॉपर्टी नहीं है एप्लीकेबल। ओके जी, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, देखते हैं 6 फैक्टोरियल आता है या नहीं आता। 6 फैक्टोरियल हमें पता ही है कितना होता है 720। 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 6, ये आ रहा है 12, ये आ रहा है 720, एब्सोल्युटली नॉट। एक डिवाइड वाला एग्जांपल भी देख लो बेटा। एक डिवाइड वाला एग्जांपल देखो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते आपको 6 फैक्टोरियल सॉल्व करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल सॉल्व करना पड़ेगा। अब 6 फैक्टोरियल सॉल्व एक अच्छे तरीके से कर सकते हो आप। एक तो तरीका वही 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दो, नीचे 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दो और 3 टू 1 3 टू 1 कैंसिल कर दो। भाई जब 3 टू 1 3 टू 1 ही कैंसिल कर रहे हो तो आप ये भी तो कर सकते हो फिर कि आप 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, अगर आप 6 और 3 काटते हो 2 फैक्टोरियल लिखते हो तो ये गलत है। 6 फैक्टोरियल को आप हाँ ऐसे कर सकते हो कि 6 इंटू 5 इंटू 4 और 3 फैक्टोरियल पे रुक जाओ, क्योंकि आगे जो आप एक्सपैंड करने वाले हो 3 इंटू 2 इंटू 1 वो एक्चुअल में 3 फैक्टोरियल है और नीचे 3 फैक्टोरियल ही बचा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे फिर कैंसिल हो जाएंगे और इधर कितना आंसर आएगा 120 और यहाँ कितना आ रहा था 2 इंटू 1 2, अगेन नॉट इक्वल। समझ आ रही है बेटा बात, पक्का समझ आ रही है। एक क्वेश्चन देखो फैक्टोरियल नोटेशन पर, कह रहा है फाइंड एक्स इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन में नंबर जो लिखा होता है बेटा वो एक एक करके छोटा होता है, तो हमेशा बड़े नंबर पे फोकस करो, जो सबसे छोटा है उसको तो छेड़ो ही मत। मतलब क्या कहने का, ये 1/6 फैक्टोरियल लिखा है 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल और उधर क्या लिखा है x/8 फैक्टोरियल। सबसे बड़ा नंबर कौन है फैक्टोरियल के टर्म्स में 8 फैक्टोरियल। अब उस 8 फैक्टोरियल को छोटा करना है एक एक करके, मतलब 8 लिखेंगे फिर 7 लिखेंगे फिर 6 फैक्टोरियल लिखेंगे और 6 फैक्टोरियल पे रुकेंगे। छोटा करने का मतलब ये नहीं है कि आप 8 7 6 5 4 3 2 1 लिख दो, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोटा फैक्टोरियल दिया है बस वहीं तक उसको एक्सपैंड करना है, उसके बाद उसको फैक्टोरियल वाली टर्म्स में ही लिखे रहने देना बेटा। समझ आ रही बात, एक मिनट रुकते हैं। हाँ जी सुनो बेटा, क्या कर रहा हूँ इसका सोल्यूशन 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल को हम लिख लेते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सिमिलरली जो ये 7 फैक्टोरियल है इसको भी 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख लेते हैं इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को बेटा कॉमन ले लेते हैं, 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आया, अंदर बचा इधर 1 प्लस 1/7। समझ आ रही बात, x/ में 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब आप ये 6 फैक्टोरियल कर, जैसे ही फैक्टोरियल हटा उसके बाद तो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गया, कुछ करना ही नहीं है बेटा। 7 इंटू 1 7 प्लस 1 8/7 x/8 इंटू, अब 7 से 7 भी कट गया बेटा जी और x इज इक्वल टू क्या आ गया 60। जल्दी से सेम क्वेश्चन एक करके दिखाओ, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। करना बेटा जल्दी से, 2 मिनट जल्दी से, अपने आप सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आता है। 1 मिनट का टाइम जल्दी, जो सबसे पहले आंसर देगा। कौन देगा
हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है बेटा जी? ओके जी, देखो जी, टैली करो अपना, किससे क्या गलती हुई है या किसी का सही आया है। सबसे छोटा फैक्टोरियल, सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है बेटा जी? 11। और सबसे छोटा कौन सा है? 9। तो 9 को नहीं छेड़ना, 10 फैक्टोरियल को लिख लेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। इसको लिख लेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9। टेकिंग 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस 1 अपॉन में 10, इधर बचा x अपॉन में 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और ये दोनों क्या हो गए? ये हो गया 10 वन ज़ा 10 प्लस 1 11 अपॉन में 10 इज इक्वल टू x अपॉन में 11 इंटू 10। ये 10 से 10 हुआ कैंसिल, x कितना हो गया जी? 120। समझ आ रही बेटा बात? एक और देखो फैक्टोरियल पे, कह रहा है फाइंड n इफ 30 टाइम्स n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, सॉरी 30 इधर नहीं है, n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। बेटा फैक्टोरियल नोटेशन ऐसे भी लिखी जाती है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना। अब क्या है बेटा, n की वैल्यू निकालनी है, n प्लस 1 फैक्टोरियल। पहले तो मुझे ये सोच के बताओ कि n प्लस 1 फैक्टोरियल बड़ा या n माइनस 1 बड़ा? ऑब्वियसली n प्लस 1। अगर n मान लो 10 है तो 10 प्लस 1 11 आएगा, उधर 10 माइनस 1 9 आएगा। अब n प्लस 1 फैक्टोरियल को छोटा करना है। नंबर्स में तो सोचना आसान होता है, सर 6 को छोटा करो, फिर 5 लिख दो, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर या फिर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, कुछ भी लिख दो। यहाँ पर नंबर नहीं है, n प्लस 1 है, n की टर्म्स में, तो n प्लस 1 लिखा। n प्लस 1 में बेटा एक कम करेंगे क्या बचेगा? n। n में एक कम करेंगे क्या बचेगा? n माइनस 1, और बस यहीं पर रुक जाएंगे। क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि इधर क्या लिखा है? n माइनस 1। फैक्टोरियल को हटाना ही तो हमारा काम है बेटा। अब जैसे ये कैंसिल हुआ, हमने मल्टीप्लाई करा, इज इक्वल टू में 30 रखा, n स्क्वायर प्लस n माइनस 30 करा, मिडल टर्म स्प्लिट करी, इक्वेशंस में सीखा था हमने, 9 स्क्वायर सॉरी n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5n माइनस 30 इक्वल्स टू 0, n प्लस 6 n माइनस 5, n की दो वैल्यूज -6 एंड नाउ n कैन नॉट बी नेगेटिव। फैक्टोरियल होता ही हमेशा नेचुरल नंबर का है, सॉरी होल नंबर का है, तो इसलिए n तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या हो गया बेटा? ये नोटेशन समझनी जरूरी है, क्योंकि इसके बाद सब फैक्टोरियल में चलने वाला है। हम परम्यूटेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, सर्कुलर परम्यूटेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। हर जगह जहाँ भी फॉर्मूला आएगा ये फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा। सुनना ध्यान से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा परम्यूटेशन। परम्यूटेशंस बेटा, परम्यूटेशन का पहला वर्ड ध्यान रखना, अरेंजमेंट। दूसरा वर्ड ध्यान रखना, ऑर्डर मैटर्स। जब भी हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, ऑर्डर मैटर करता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी घर पे अगर आपकी मम्मी बोलती है कि भाई ये जा अपनी जगह, तेरी अलमीरा इतनी बिखरी हुई है, जाके अपनी चीज़ों को अरेंज कर, तो यू ऑल्सो गो एंड चेक कि अगर सेफ और आपको अपनी जो स्टडी टेबल है उसमें बुक सारी बिखरी हुई है, उसको भी अगर अरेंज करना है तो देयर आर मेनी वेज। सर सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर लेते हैं, डे वाइज अरेंज कर लेते हैं कि मैं मंडे को मैथ्स पढ़ता हूँ, ट्यूसडे को ये पढ़ता हूँ, साइंस पढ़ता हूँ, या फिर वेडनेसडे को मैं एसएसटी पढ़ता हूँ। हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। उस अरेंजमेंट में भी सर एक काम करते हैं, एनसीईआरटी सबसे ऊपर रखते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम रखेंगे जो उससे छोटी बुक है एग्जाम्पलर, उसके बाद एक बड़ी बुक है आर डी शर्मा मोटी सी है, उसको एंड में रखते हैं। फिर उसके बाद हम अपने रजिस्टर थोड़े से ब्रॉड होते हैं, उसको नीचे रखेंगे। कई बच्चे होते हैं कि नहीं सर सबसे पहले हम आर डी शर्मा पहले करते हैं तो ऊपर रखो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा? अरेंजमेंट लगा रहे हो, चीज़ों को अरेंज कर रहे हो। जब आप अरेंज करते हो तो ऑर्डर मैटर करता है कि फर्स्ट प्लेस पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो दो वर्ड ध्यान रखने हैं। जहाँ पर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, अरेंज परम्यूटेशन अलग से समझ आएगा, कॉम्बिनेशन अलग से समझ आएगा। अटकते कहाँ पर हो? जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन साथ में आ जाते हैं। सर अब परम्यूटेशन लग रहा है, कॉम्बिनेशन लग रहा है, या दोनों लग रहे हैं?
वो जब कंबाइंड वाले क्वेश्चन आएंगे तब समझेंगे, अभी हम परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, परम्यूटेशन को ही ध्यान पे रखो, परम्यूटेशन को ही ध्यान से समझो। तो दो वर्ड्स कौन से बेटा, अरेंजमेंट एंड ऑर्डर मैटर्स। तो जब भी चीज़ों को अरेंज करते हो ऑर्डर मैटर करता है। से फॉर आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है मंडे, कितने लेटर्स हैं इसमें, 6 लेटर्स। हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। समझ आ रही बेटा बात। अब क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या है परम्यूटेशन का, परम्यूटेशन का तीसरी चीज फॉर्मूला NPR, जिसमें n का मतलब है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं फिर नीचे मतलब लिखूंगा बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, r is number of objects to be arranged। जितने टोटल दे रखे हैं उनमें से कितनों को अरेंज करना है बेटा वो r है, और जो टोटल दे रखे हैं कि इनमें से अरेंजमेंट लगाना है कुछ में, वो जो टोटल है वो n है। जैसे हमारे क्वेश्चन में टोटल लेटर्स कितने बेटा 6, हमने उनमें से अरेंज कितने करने हैं 4। सर एक तरीका तो ये है कि मैं ये फॉर्मूला लगाऊं 6 टोटल n हो गया p साथ में, और फिर 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। या फिर सर ऐसा ना करें, उसके बाद 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पर रुके और ऐसे निकाल लें 30 इंटू 12 कितना आ गया 360। सर आपने वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ाया था ये उससे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है बेटा। कैसे? सर जब पहला ऑप्शन चूज करने गए कितने 6 ऑप्शंस थे आपके पास, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो नेक्स्ट पे कितने बचे 5, नेक्स्ट पे कितने बचे 4, नेक्स्ट पे कितने बचे, तब भी आंसर कितना आएगा 360। तो ये तो आपने मतलब कोई प्रेजेंटेशन तो करनी नहीं ना बेटा, MCQ है, मार्क करना है, ये तो लिखा हो तो आएगा नहीं, आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना है या फिर आपने फॉर्मूला लगाना है। तो जब भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से आप कर सकते हो क्वेश्चन, किसी भी तरीके से। रिपीटिशन अलाउड होगी तो आपका ये एक परम्यूटेशन का फॉर्मूला जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड में हमें फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगानी पड़ेगी कि पहले प्लेस पे भी 6 ऑप्शन, दूसरे पे भी 6, तीसरे पे भी 6, चौथे पे भी 6। वहाँ पर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से नहीं कर पाओगे बेटा। समझ आ रही बात? तो 3 चीज़ें याद रखनी है, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब ऑर्डर मैटर करेगा, ये फॉर्मूला होता है बेटा NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड r इज ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड, कितने ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। सिर्फ और इसी क्वेश्चन में वो ये कहता कि 6 लेटर्स हैं और 6 के 6 लेटर्स को अरेंज करना है, मतलब 6 लेटर वर्ड ही बनाना है, तो आंसर क्या होता बेटा, अगर 6 लेटर वर्ड ही बनाना होता तो 6p6, अगर 6 लेटर वर्ड बनाना होता तो ऊपर आता 6 फैक्टोरियल, नीचे आता 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, नीचे आता 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 6 फैक्टोरियल आप लोग फाइंड कर लेते, क्या आंसर आ जाता 720। समझ आ रही बात बेटा? ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से। टेन P2 निकालना है, निकालना पड़ा बच्चों, क्या आता है आंसर 10P2 निकालना है, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ। 10P2 निकालना है बेटा, क्या आंसर आना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 कहाँ रुक जाएंगे बेटा जी 8 फैक्टोरियल, और अपॉन में भी 8 फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, और आंसर कितना आ गया।
बेटा वर्ड दिया हुआ है स्क्वायर, कह रहा है हाउ मेनी 3 letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वायर, ये पहला पार्ट, और दूसरा लेटर्स ऑफ द वर्ड हेक्सागन। पहला क्या है स्क्वायर और दूसरा क्या है हेक्सागन। स्क्वायर में कितने लेटर्स बेटा 6 लेटर्स, हमें कितने मतलब n कितना हो गया 6। उसने बोला 3 letter वर्ड बनाना है सर विद रिपीटिशन विदाउट। बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है, सो वी कंसिडर इट विदाउट रिपीटिशन, रिपीट नहीं करना कोई लेटर। सो और यहाँ पर r कितना होगा बेटा जी 3, क्योंकि हमें 3 letter वर्ड बनाना है, बस इसको सॉल्व करना है। 6p3 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 minus 3 फैक्टोरियल, so 6 factorial upon 3 factorial. So this is 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial, that is 1. अब यहाँ पर क्या बेटा 4 और 3 7, तो n कितना हो गया 7, और क्योंकि 3 letter वर्ड ही बनाना था तो कितने बनेंगे, कितने लेटर चाहिए 3, तो r कितना हो गया 3, तो n p r n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे भी स्टॉप एंड कट हो जाएंगे। 30 इंटू 7 कितना हो गया बेटा जी 210। ओके जी क्वेश्चन आया इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा आपको समझ आएगा। बहुत ज़्यादा फॉर्मूला तो एक ही है NPR, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आगे एक NCR आ जाएगा, कुछ भी नहीं और अंडरस्टैंडिंग बिठानी है वर्ड प्रॉब्लम में कि कहाँ पर परम्यूटेशन, कहाँ पर कॉम्बिनेशन, कहाँ मल्टीप्लाई, कहाँ प्लस, ये अंडरस्टैंडिंग आ गई तो बहुत आराम से हो जाएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 persons stand in a line for a group photograph। बताना चाहिए आंसर सोच के जल्दी से, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ जी फिर इसमें n क्या है r क्या है बेटा, कोई ऐसे प्लेसेस तो फिक्स है नहीं, तो इस बार ही n भी 5 है, 5 ही लोग हैं, 5 को ही अरेंज करना है, मतलब r भी 5 है, मतलब NPR का फॉर्मूला लगाएंगे तो 5p5, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो आंसर कितना आ गया 120। ओके जी सुनना बेटा जी, क्वेश्चन आया इन हाउ मेनी वेज can 3 students be associated with 4 chartered accountants। 3 स्टूडेंट्स को एज एन एसोसिएट 4 CAs के साथ एसोसिएट करना है, assuming that each
चार्टेड अकाउंटेंट कैन टेक एट मोस्ट वन स्टूडेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सीए तीनों के तीनों स्टूडेंट को ले गया अपने पास एसोसिएट एज एन एसोसिएट, नहीं। एक चार्टेड अकाउंटेंट को सिर्फ मैक्सिमम एक ही स्टूडेंट ले जाना अपने साथ एसोसिएट करना अलाउड है। तो बताना है कि ये कितने तरीके से किया जा सकता है। देखो, अगर मैं इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करूँ, मुझे ना समझ आ गया कि रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने क्या बोला कि एक सीए ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बच्चे को ले जा सकता है। मतलब अगर एक बच्चा एक सीए के पास चला गया तो उसके पास अब ऑप्शन दूसरे सीए के पास जाने के लिए नहीं बचेगा। तो मतलब पहले बच्चे, हमने 3 बच्चों को एसोसिएट करना है बेटा 4 सीए के साथ। तो पहले बच्चे के पास अगर मैं 4 सीए सामने बिठा दूं और कहूं इनमें से कोई एक चूज करो, तो उस बच्चे के दिमाग में पहले कितने ऑप्शंस हैं? 4। अब एक बच्चे ने एक सीए चूज कर लिया या एक सीए ने एक बच्चा चूज कर लिया, अब वो सीए भी गया और बच्चा भी गया। अब ऑप्शन से कितने बच गए? 3। और उसके बाद ऑप्शन कितने बच गए? तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 20। सर अगर एनपीआर से करें तो बेटा एन टोटल सीए कितने हैं? 4। उनमें से एसोसिएशन कितनों का होना है? 3 का। तो इसका मतलब आंसर इज 4p3, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज 1, बाकी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से भी क्या आंसर आएगा? 20। दोनों तरीके से किया जा सकता था, चाहे हम 4 3 2 करके करते कि पहले के पास 4 फिर 3 ऑप्शन फिर 2 ऑप्शन, या फिर हम ये मानते कि टोटल 4 सीए तो एन हो गया, उसमें से कितने बच्चों का एसोसिएशन होना है? 3 के साथ, तो आर कितना हो गया? 3 हो गया। सो दैट इज 4p। समझ आ रही बेटा बात? ठीक है जी। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो आते तो डायरेक्ट है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में। कह रहा है फाइंड n if np3 is equal to 60। कैलकुलेशन ध्यान से देखना बेटा इसकी। फाइंड n if np3 is equal to 60। सो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60। अब बड़ा कौन और छोटा कौन? n फैक्टोरियल बड़ा, n माइनस 3 फैक्टोरियल छोटा। तो हम n फैक्टोरियल को एक एक करके छोटा करेंगे। छोटा करना है तो माइनस कराना है। तो पहला n हो गया, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2 और फिर n माइनस 3 अपॉन n माइनस 3 इज इक्वल टू 60। यहाँ तक सब कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा जी कि ये जो n माइनस 1 और n माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 60 आएगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ इन वाली टर्म्स को तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्यूबिक इक्वेशन को फिर वो बड़े वाले मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो लास्ट क्लास में सीखा था उससे सॉल्व करें, सही नहीं है। क्या तरीका है? ध्यान से सुनो। 60 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 इंटू 3। मैंने एक एक का गैप ही क्यों लिया सर? 10 इंटू 3 इंटू 2 कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता था लेफ्ट हैंड साइड में भी जो 3 टर्म्स लिखी हैं n माइनस 1 n माइनस 2, उसमें भी कितने कितने का गैप है बेटा? एक एक का ही गैप है। सो जो सबसे बड़ा नंबर होगा ऑब्वियसली वो n होगा, जो उससे छोटा होगा वो n माइनस 1 होगा, और जो उससे एक कम होगा वो n माइनस 2 होगा। अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो इसका मतलब जो n है वो क्या है? 5 है। और अगर मैं n माइनस 1 भी 4 रखता हूँ तो भी n कितना आएगा? अगर मैं n माइनस 2 भी 3 रखता हूँ तो भी n कितना आएगा? तो मतलब n का वैल्यू कितना आ गया? 5। और ये आपने ऐसे नहीं करना क्यूबिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हो, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा है। तो फिर आपके पास ABCD जो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे ना n में 3 4 5 6, वो पुट करके देख लेना, उसमें फिर भी कम टाइम लगेगा। क्यूबिक इक्वेशन बना के करोगे बेटा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना, डायरेक्टली नहीं समझ आ रहा कि 60 के सर फैक्टर उस टाइम एकदम नहीं याद आए, सो यू पुट द वैल्यू ऑफ n और देख लो कि n की जगह 5 डालने पर 5 इंटू 4 इंटू 3 60 आ रहा है। ठीक है, n इज 5। समझ आ रही बेटा बात? अब सुनो ध्यान से, ऐसा ही एक और क्वेश्चन बेटा।
56p r+6 रेशो 54p r+3 इज इक्वल टू 30,800 रेशो 1। फाइंड आर। नंबर इतने बड़े हैं कि देख के डर लग रहा है सर 56 फैक्टोरियल कहाँ तक खोलते रहेंगे। नहीं, देखना ध्यान से कैसी चीज़ें सिंप्लीफाई होगी और कैसे आर की वैल्यू आएगी। बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है, सुनो ध्यान से। फॉर्मूला लगाओ बेटा पहले 56 फैक्टोरियल, फिर 56 माइनस r+6 है। साइन का ज़रूर ध्यान रखना, रेशो के साइन का मतलब डिवाइड। 54 फैक्टोरियल अपॉन 54 माइनस r+3 30,800 अपॉन में। सो दिस इज 56 फैक्टोरियल, ब्रैकेट ओपन करा बेटा 56 माइनस r -6 डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल अपॉन 54 माइनस r -3 फैक्टोरियल 30,800। अब 56 फैक्टोरियल अपॉन 56 माइनस 6 50 माइनस फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल 54 माइनस 3 51 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30,800। अब डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जी और रेसिप्रोकल करते हैं। ये हो गया 51 माइनस r 54। अब ध्यान से सुनना जी बेटा, 51 माइनस आर बढ़ा या 50 माइनस आर बढ़ा? ऑब्वियसली 51 माइनस आर बढ़ा, क्योंकि अगर आर सेफ और 40 है तो 51 माइनस 40 कितना आएगा 11 फैक्टोरियल, और 50 माइनस 40 10 फैक्टोरियल। और अगर 51 माइनस आर बढ़ा भी है तो कितना बढ़ा है? सिर्फ एक बढ़ा है। समझ आ रही बात? ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे 56 फैक्टोरियल है, मुझे उसे 54 तक लेके जाना है तो मैं एक एक करके कम कर रहा हूँ। ये तो है ही छोटा, तो इसको एज इट इज रहने दिया। सिमिलरली 51 माइनस आर में एक बार 51 माइनस आर लिखा, फिर उसमें -1 करा तो 50 माइनस आर पे पहुंच ही गया, और छोटा कराने की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों क्या हो गए? फैक्टोरियल हट गया तो उसके बाद तो भाई मजे मजे। तो 56 इंटू 55 इंटू 51 माइनस आर इज इक्वल टू 30,000। तो 51 माइनस आर इज इक्वल टू 30,800 अपॉन 56 इंटू 50। ठीक है जी, इसको हम करा लेते हैं 56 इंटू 55। ये पूरा पूरा जा रहा है बेटा जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके जी, एग्जैक्ट जा रहा है 3080, तो कितना बचेगा 10। तो 51 माइनस आर इज इक्वल टू 10, आर इज इक्वल टू 51 माइनस 10, तो आर इज इक्वल टू 40। अब ये क्वेश्चन आप ऑप्शन पुट करके भी नहीं कर सकते थे कि सर हमारे पास 4 ऑप्शन रखे थे 40, 41, 42, 43, हम ऑप्शन पुट करके देख रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं हो सकता बेटा जी। ओके, ओके जी, सुनना बेटा, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आया, हाउ मेनी 4-digit numbers can be formed using 0, 1, 2, 3, 4। नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड। नो डिजिट इज रिपीटेड
तो कितने बनेंगे? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 नो डिजिट इज रिपीटेड। अब बेटा सुनो ध्यान से, क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है तो पहले प्लेस पर क्या नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 आ गया तो वो फिर 4 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं, वो कितने डिजिट बन जाएगा? वो 3 डिजिट नंबर। तो अगर हम उसको 4 डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? पहले प्लेस पर 0 ना लेके चारों में से कोई सा भी ले लिया, तो मतलब कितने ऑप्शन हो गए हमारे पास? अब से फॉर 3 चला गया, फर्स्ट प्लेस पे आ गया, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 3 बचने चाहिए थे, लेकिन नहीं। अब 0 भी तो वापस आ गया, तो अगेन कितने ऑप्शन हुए? 4। अब से फॉर हमने 0 ही डाल दिया, अब कितने ऑप्शन बच गए? और फिर कितने ऑप्शन बच गए? तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 2 96। समझ आ रही बात? सर लेकिन इसको फॉर्मूले से करना होता तो क्या करते? सुनो ध्यान से, टोटल डिजिट्स, टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास यूज करने के लिए? 0 1 2 3 4। ठीक है बेटा, कितने? 5। हमने कितने डिजिट नंबर बनाना है? सर 4 डिजिट, तो बना दो 5p4, n हो गया 5, r हो गया 4। ठीक है सर, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, आंसर कितना आ गया? सर लेकिन ये तो 96 आना चाहिए आंसर तो। क्योंकि बेटा ये गलत क्यों आ रहा है? इन 120 नंबर में वो नंबर भी हैं जिनके फर्स्ट प्लेस पर क्या आ गया? भाई फॉर्मूले को थोड़ा पता है कि 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। उसको तो फॉर्मूले में बस 5p हमने 4 किया, उसने आंसर दे दिया हमें कि 120 नंबर बन जाएंगे। अब हमें क्या करना है? हमें वो नंबर माइनस कराने हैं जिनके फर्स्ट प्लेस पे 0 आ रहा है। समझ आ रही बात? हमने वो नंबर माइनस कराने हैं जिनके फर्स्ट प्लेस पे 0 आ रहा है। सो वी हैव फिक्स्ड 0 एट द फर्स्ट प्लेस। और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो मेरे पास यहाँ पर कितने ऑप्शन बच गए? 1 2 3 4 में से कोई सा भी एक। और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो कितने बच गए? फिर अलाउड नहीं है तो कितने बच गए? तो मतलब 24 नंबर ऐसे होंगे जिनके फर्स्ट प्लेस पर 0 आ रहा होगा। तो बस उन 120 में से वो 24 माइनस करने हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 96। समझ आ रही बात? पक्का? तो ये क्वेश्चन हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते थे और ये क्वेश्चन हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे। फॉर्मूले से बस इतना सोचना था कि 5p4 में से माइनस कराने पड़ेंगे वो नंबर जिनके फर्स्ट प्लेस पर क्या आ रहा हो बेटा? 0 आ रहा हो। सुनो बेटा, क्वेश्चन आया, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड from the letters of the word daughter using all the letters। कुछ नहीं लिखा, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इस पे और आया, इसका एक पार्ट और आया बेटा, सब पार्ट। इन हाउ मेनी of these all the vowels occur together। और इसी का सेकंड आया, इन हाउ मेनी ऑफ दीज, मतलब जो टोटल बनेंगे उनमें से ऑल द वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। दो क्वेश्चन सेम से ही, बट ध्यान से समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम क्या करते हैं? टोटल वर्ड्स बना लेते हैं। टोटल वर्ड्स का मतलब डॉटर में 4 और 4 8 लेटर्स होते हैं और हमें 8 लेटर वर्ड ही बनाना है। 8 लेटर होते हैं, 8 लेटर वर्ड ही बनाना है। तो 8p8 मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, मतलब 40,320। 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। क्वेश्चन क्या आया इसके बाद? टोटल तो निकल गए, सबने निकाल दिए फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करके जैसे भी।
कितने वर्ड ऐसे होंगे जिनमें वॉवल साथ में होंगे। तो हमने क्या किया, वॉवल्स को साथ में मान लिया एक लेटर, इसमें 3 वॉवल्स आ रहे हैं ए यू ई, उन तीनों को 3 नहीं माना, एक मान लिया कि ये जहाँ जाएं, जिन भी 2 लेटर के बीच में जाएं, एक होके जाएं, अलग अलग ना हो। उसके अलावा बच गए 5, डी जी एच टी। तो बेटा एक ये 2 3 4 5 6, ए यू ई को एक माना है, ध्यान रखना, सेफ, और उसको एक्स मान लिया, एक ये, और जो बाकी के 5 बच गए, टोटल कितने हो गए 6। इन 6 को अरेंज करने के लिए कितने तरीके लगेंगे बेटा, 6 फैक्टोरियल, या यू कैन से 6p6, एक ही बात है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल और 6p6 एक बात होती है। 6p6 में डिनोमिनेटर में तो 0 फैक्टोरियल ही होना है, वो 1 होता है, तो इसलिए हम सीधा क्या लिख देते हैं 6 फैक्टोरियल। अब ये 6 फैक्टोरियल हो गया ए यू ई, जिसको एक माना था, और डी जी एच टी आर, इन 6 के लिए। बट उसने ये थोड़ा बोला है कि ए यू ई आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते, तो हम उस बॉक्स पर गए फिर, और बॉक्स में देखा 3 लेटर थे ए यू ई, क्योंकि ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया 3 फैक्टोरियल। मतलब एक बात समझो, एक वर्ड मैंने बनाया डी ए यू ई जी एच टी आर, ठीक है, ये एक है, मैं इसमें इसकी पोजीशन तो चेंज करूंगा ही नहीं, ये फिक्स हो गए। मैं ए यू ई को ही सिर्फ इंटरचेंज करके 6 वर्ड्स और बना सकता हूँ, ए यू ई, ए ई यू, ई ए यू, ई यू ए, यू ए ई, यू ई ए। ये अरेंजमेंट के लिए मैंने मल्टीप्लाई कराया 350, क्योंकि अगर ये एक के साथ हो रहा है तो ये सबके साथ होगा, और सबके साथ होगा तो इसीलिए सबके साथ बार बार प्लस 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 करने से अच्छा उसको एक ही बारी 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 से क्या करा दो, मल्टीप्लाई, क्योंकि हर बारी ये ए यू ई शफल होकर एक नए नए वर्ड देंगे आपको। तो 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना हो गया बेटा 720, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6, सो ये कितना आ गया 4 3 2, ये हो गया ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। ध्यान रखना बेटा, मैं ऑल वॉवल्स बोल रहा हूँ बार बार फोर्सफुली, क्योंकि 2 लेटर्स 2 वॉवल साथ में हो ऐसे वर्ड तो बन ही रहे हैं, तीनों के तीनों साथ रखने हैं, 2 नहीं, तीनों के तीनों। ये हो गया बेटा वॉवल्स अकर टुगेदर। फिर आता है वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, जो तीसरा पार्ट है, ये बहुत आसान है। वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, अब जो टोटल आए थे बेटा जी, उसमें से वॉवल्स अकर टुगेदर माइनस करा दो, बस हो गया। मतलब 40,320 में से 4,320 माइनस करे तो 36,000 वर्ड ऐसे होंगे जिसमें सारे वॉवल साथ में नहीं होंगे। 2 तो आ रहे होंगे 36,000 में, ए यू साथ में आ रहा होगा, ऐसे वर्ड होंगे, यू ई साथ में आ रहा होगा, ए ई साथ में आ रहा होगा, बट तीनों साथ में आए नहीं आए, उसके लिए कितने वर्ड बनेंगे 36,000। सेम क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, वर्ड है परम्यूटेशंस, नहीं थोड़ा सा वर्ड है बेटा इंडिपेंडेंस। सेम, पहले टोटल वर्ड्स, फिर वॉवल्स अकर टुगेदर, फिर वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। कैसे करना है ध्यान से समझना। सुनो, एक चीज़ होती है बेटा, अभी तक हमने जितने भी वर्ड करे, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लो, जितने भी अभी तक वर्ड्स करे उनमें मैंने कोई भी लेटर रिपीट नहीं कराया था। मतलब एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और समझ लो बेटा, फिर करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस करे उसमें ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। मैंने अभी तक कोई वर्ड ऐसा लिया ही नहीं जिसमें कोई एक लेटर भी 2 बार आ रहा हो, या 3 बार आ रहा हो, या 4 बार आ रहा हो। मंडे लिया, डॉटर लिया, बीच में एक आधा क्वेश्चन और करा जिसमें मैंने कोई वर्ड ऐसा लिया ही नहीं जिसमें एक भी लेटर एक से ज़्यादा बार आ रहा हो। तो ऑल द लेटर्स आर
डिस्टिंक्ट, उसमें हम सीधा फॉर्मूला लगाते थे NPR और हमारा आंसर आता था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स और आई कैन से ऑब्जेक्ट्स when m out of n objects are same। मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना। एक वर्ड आया इलाहाबाद, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें कितने टोटल वर्ड्स बन सकते हैं, जितने लेटर है सारे यूज करते हैं, 3, 6, 9, टोटल लेटर्स कितने हैं 9, और 9 लेटर वर्ड ही बनाना है, कितने बन सकते हैं। आपने कहा सर अगर टोटल 9 है, 9 लेटर वर्ड ही बनाना है तो मतलब N भी 9 हो गया और R भी 9 हो गया। कब, when they all are distinct। यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने टोटल दे रखे हैं उनमें से कुछ लाइक है, सेम है, रिपीट हो रहे हैं, उनको कैसे करना है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। सिंपल फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r। n मतलब टोटल कितने लेटर्स हैं, p मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, q मतलब हो सकता है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी कुछ 2-4 बार रिपीट हो रहा हो, r का मतलब हो सकता है उन n में से कोई r तीसरा लेटर हो, तीसरा ऑब्जेक्ट हो जो रिपीट हो। तो जो ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करा देते हैं। मतलब इलाहाबाद में आप देखो बेटा, तो जो a है वो 4 बार आ रहा है, जो l है वो 2 बार आ रहा है, तो इस बार टोटल 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4a के लिए 4 फैक्टोरियल और 2l के लिए। इसको सॉल्व करना है, ऐसे मत करना 4 + 2 6, सर जितने रिपीट हो रहे थे, जितनी बार आते हैं हम सबको ऐड कर दिया, नहीं नहीं नहीं, अलग अलग। और 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल भी मत लिख देना, गलत है वो। 4 फैक्टोरियल फॉर 4 A's, 2 फैक्टोरियल फॉर 2 L's और खत्म। और इसको सॉल्व तो हमें करना ही है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 से काट देते हैं इसको 4 पे, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, सब अलग अलग है, आप NPR का सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। व्हेन m ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n आर लाइक, आर सेम, समझ आ रही बात, उसमें आपको जो ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से आपको क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। से फॉर एक वर्ड जो अभी हमने लिया था ऊपर, अभी हम कर रहे थे इंडिपेंडेंस। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, तो पहले आप ये देखो कि कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है। मतलब ई जो है वो 4 बार आ रहा है, एन जो है वो 3 बार आ रहा है, और डी जो है वो 2 बार आ रहा है। और टोटल लेटर कितने हैं, 3, 6, 9, 12। सो ऊपर क्या आता है, 12 फैक्टोरियल आ गया, नीचे 4 फैक्टोरियल फॉर ई के लिए, 3 फैक्टोरियल एन के लिए और 2 फैक्टोरियल। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ आ रही बात, जो भी आंसर आएगा। तो जो लेटर, जो ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। इसी क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि अगर वो क्वेश्चन आ जाए ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर तो कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया बेटा, वॉवल्स को साथ में ले लिया और उसको एक मान लिया, और क्या बचा फिर, एन डी पी एन डी एन सी। अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये हो गए 8 फैक्टोरियल। इनमें रिपीटिशन देखना बेटा, इसको मत देखना। अभी हम बॉक्स को 1 माना हुआ है, उसमें 5 है 6 है 10 है, उसको हमने 1 ही माना हुआ है। जो बाहर है बॉक्स के उनमें देखो क्या कुछ रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो जो एन आ रहा है वो 3 बार आ रहा है, समझ आ रही बात, और डी जो है वो 2 बार आ रहा है। और फिर मल्टीप्लाई में जाना है बॉक्स में, और बॉक्स में देखो कितने लेटर्स हैं, 5। क्या उन 5 में कुछ रिपीटिशन है,
तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। सो ये था बेटा, मान लेते हैं एक्स एन डी पी एन डी एन सी के लिए, और ये जो हमने लगाया था ये वो बॉक्स के लिए लगाया था जिसमें 4 ई थे और एक क्या था। समझ आ रही बात सबको? पक्का? ठीक है जी। जैसा मैंने बोला था कि आराम आराम से करेंगे। अभी भी हमने 2 एक्सरसाइज बेटा कवर कर ली हैं। 2 एक्सरसाइज वी हैव कवर्ड। सो 5A होमवर्क के लिए 5A 5B ये करनी ही करनी है। नेक्स्ट क्लास के लिए 5A और 5B आपको करके लानी ही लानी है मॉड्यूल में से बेटा, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन एक क्लास में करेंगे, उसके बाद परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हम यहीं पर रुक रहे हैं, जिसमें हमने परम्यूटेशन समझा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझा। परम्यूटेशन में पहले ये समझा इफ़ ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट तो क्या करना है, और अगर कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं उसमें तो क्या करना है। वॉवल्स अकर टुगेदर वाले क्वेश्चन करें, बड़े इंपॉर्टेंट है। एनपीआर को नॉर्मली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉम्बिनेशंस। अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के।